हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज का हमारा वीडियो उन माता पिता के लिए है जिनके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, क्योंकि आज का हमारा वीडियो केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफ़र के क्या रूल हैं उससे संबंधित है। तो आज हम आपको बताएंगे केवी से केवी ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। तो केवी से केवी ट्रांसफ़र दो तरीके से होते हैं। एक होता है मार्च अप्रैल में नोटिस निकालकर, यानी मार्च अप्रैल में एक नोटिस निकाला जाता है केंद्रीय विद्यालय द्वारा। उसमें फॉर्म आते हैं, फॉर्म को आपको भर के जमा करना रहता है। फिर उस केंद्रीय विद्यालय की जो रीजनल ऑफिस होती है वो फॉर्म वहाँ जाते हैं और वहाँ से फिर वो डिसाइड होता है, वहाँ से लिस्ट जारी होती है कि किन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, यानी उनका ट्रांसफ़र हो गया है, और किन बच्चों का नहीं हुआ है। और जो दूसरा तरीका है वह है केवीटीसी और सरकारी कर्मचारी के बच्चे। दूसरा जो ट्रांसफ़र होता है वह केवीटीसी के आधार पर होता है कि मतलब आपका बच्चा किसी दूसरे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा था, अब दूसरे केंद्रीय विद्यालय में जा रहा है, साथ ही साथ आपका भी ट्रांसफ़र हुआ है। तो चलिए क्या रूल हैं, सारे रूल को देख लेते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है या आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ट्रांसफ़र से रिलेटेड सारी जानकारी को इकट्ठा किया है। क्योंकि जो वीडियो पहले मैं भी डाला हूँ या दूसरा कोई डाला है तो आधी अधूरी जानकारी है, क्योंकि इसमें 3 टाइप के रूल हैं और तीनों रूल को एक साथ किसी ने नहीं बताया है। तो मैं इस वीडियो में एक साथ तीनों रूल को लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मार्च अप्रैल में नोटिस निकालकर फॉर्म भरते हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो लगभग सभी केंद्रीय विद्यालय मार्च अप्रैल में नोटिस निकालते हैं, जिसको भरकर आप अपने बच्चों का ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसमें फॉर्म भरने का कुछ क्राइटेरिया होता है, यानी आपके बच्चे का ट्रांसफ़र का कारण क्या है। जैसे मार्च अप्रैल में फॉर्म आएंगे, लेकिन वो फॉर्म वही भर पाएंगे जिनके पास कोई कारण हो। अगर आप अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय चेंज कराना चाहते हैं तो आपके पास कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा, तो वो रीज़न वैलिड होना चाहिए। मतलब जो केंद्रीय विद्यालय वैलिड मानता है जिस रीज़न को, वो रीज़न होना चाहिए। अब वो रीज़न क्या है, चलिए देख लेते हैं। ट्रांसफ़र के आधार, इसमें फॉर्म भरने के लिए आपके पास निम्न आधार में से कोई एक होना चाहिए, जो मैं बात कर रहा था। जैसे पते में बदलाव, यानी आपका एड्रेस कोई चेंज हुआ है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। माता पिता का ट्रांसफ़र, अगर माता पिता में से किसी का ट्रांसफ़र हुआ है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सिबलिंग केस, यानी आपका भाई या बहन किसी दूसरे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, यानी जैसे आपके 2 बच्चे हैं, दोनों अलग अलग केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, तो किसी एक केंद्रीय विद्यालय में आप ट्रांसफ़र के लिए लिख सकते हैं, वो भी आधार मान्य है। चिकित्सा कारण से, अगर आपको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो उस आधार पर भी आप ट्रांसफ़र मांग सकते हैं। खुद के घर में शिफ्ट होना, अगर आप खुद के घर में शिफ्ट हो रहे हैं, यानी एड्रेस चेंज वाली बात यहाँ भी है, वहाँ पर भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म भरने पर ये क्या है, वैलिड रीज़न है। अगर इनमें से कोई रीज़न रहेगा तो आपका फॉर्म ज़रूर स्वीकार होगा। बाकी अगर आपका इनमें से रीज़न नहीं है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो। केवीटीसी और सरकारी कर्मचारी के बच्चे, केंद्रीय विद्यालय में केवीटीसी वाले बच्चों और सरकारी कर्मचारी के बच्चों का ट्रांसफ़र आसानी से होता है। इसके लिए कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। तो मैं जैसे पहले ही बताया कि केंद्रीय विद्यालय में जो सरकारी कर्मचारी हैं या आप केंद्रीय विद्यालय में पहले से पढ़ रहे हैं तो ऐसे बच्चों का ट्रांसफ़र आसानी से होता है, उनका दूसरे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन आसानी से हो जाता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल हैं, तो वो रूल देख लेते हैं। क्योंकि क्लास की स्ट्रेंथ का रूल जिसमें ज़्यादा लागू होता है, क्लास का स्ट्रेंथ यानी क्लास में कुछ सीटें हैं खाली तो आपका एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो खाली का मतलब है कि जैसे 40 सीट का तो उसका स्ट्रेंथ है, लेकिन उसके ऊपर नियम है कि 45 तक, 50 तक, 55 तक किस आधार पर लिए जा सकते हैं। तो चलिए वो नियम देख लेते हैं। जो सबसे पहला नियम है वह है एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ केवीटीसी विल बी ऑटोमेटिक over and above class strength if the parent has been transferred from one station to another when the class strength reaches 55 the effort should be initiated to open additional section। अब देखिए इसमें बोल रहे हैं कि केवीटीसी है, यानी आपका बच्चा पहले केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है और माता पिता का ट्रांसफ़र हुआ है, यानी माता पिता सरकारी नौकरी में है और उनका ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसका एडमिशन हो ही जाएगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। वो अदर केवी में जहां आपका ट्रांसफ़र हुआ है, अगर वहां केंद्रीय विद्यालय है तो उसका एडमिशन हो ही जाएगा, उसमें कोई ना नहीं बोल सकता। क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अगर सेक्शन में 55 से ज़्यादा बच्चे हो जा रहे हैं तो नया सेक्शन खोल लेना है, लेकिन एडमिशन से इनकार नहीं करना है। जो सेकंड रूल है वह है डिफेंस पर्सनल एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज हु शिफ्ट देयर फैमिली टू ए स्टेशन ऑफ देयर चॉइस व्हेनेवर दे आर ट्रांसफर्ड टू सम non-family area or posted in Naxal affected area can admit their children on KVTC in KV located at the station where they will keep their family। अब अगर कोई
डिफेंस का पर्सनल है या पैरामिलिट्री फोर्स का आदमी है और उसका ट्रांसफ़र किसी ऐसे जगह हो गया है जो नॉन फैमिली एरिया है या नक्सल अफेक्टेड एरिया है और वह वहाँ अपना फैमिली नहीं रखना चाहता है, तो वो जहाँ भी अपना फैमिली रखना चाहता है उस केवी में उसके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा केवीटीसी के आधार पर। यानी बच्चे के पास केवीटीसी होना चाहिए और उनका नक्सल अफेक्टेड एरिया या किसी ऐसे नॉन फैमिली एरिया जहाँ की फैमिली रखना संभव नहीं है, ऐसे जगह पर उनका पोस्टिंग होता है, तो वो दूसरी जगह जहाँ वो फैमिली रख रहे हैं वहाँ अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। जैसे हम मान के चलिए किसी का लद्दाख में पोस्टिंग हो गया है, तो अब लद्दाख में वो परिवार नहीं रखना चाहता या रख भी नहीं सकते, वहाँ बड़ी दिक्कत होती है, या किसी नक्सल एरिया में रख है, यहाँ उनको दिक्कत है, यहाँ उनको खतरा महसूस होता है, अपना परिवार नहीं रखना चाहते हैं, तो वो जहाँ अपना परिवार रखेंगे वहाँ एडमिशन करा सकते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है? इन ऑल अदर केसेज वेयर ट्रांसफर ऑफ द पेरेंट इज नॉट इन्वॉल्व, द एडमिशन विद केवीटीसी वुड बी डन ओनली विद द प्रियर अप्रूवल ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ रीजनल कंसर्न। अब बोल रहे हैं जहाँ माता पिता का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और बच्चा केवी में पढ़ रहा था, मान चलिए आपके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो गया है लेकिन आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तब भी आप अपने बच्चे का एडमिशन दूसरे जगह दूसरे केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं, तो आपको रीजनल ऑफिस का जो डिप्टी कमिश्नर होगा उसका अप्रूवल लगेगा। जैसा कि मैं बता रहा था कि जो फॉर्म निकलते हैं उसमें भी रीजनल ऑफिस के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनका अप्रूवल लगता है, उन्हीं के थ्रू वो निकलता है। तो समझ लिए ये और वो सेम हो गए। चौथा नियम जो है वह है ऑल केसेस ऑफ लोकल ट्रांसफर विल बी डन विद द अप्रूवल ऑफ डीसी कंसर्न ऑन मेरिट। इसमें भी वही है, बाकी ऑल केसेस जो अभी बताया, जो नॉर्मल होता है जो मार्च अप्रैल में फॉर्म आता है उसके लिए ये नियम बोल रहा है कि ऑल अदर केसेस जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर जो होता है वहाँ का रीजनल ऑफिस का उसका अप्रूवल लगेगा ही। जो पांचवा नियम है वह क्या कहता है? ए स्टूडेंट विथ KVTC may also be permitted in project KVs only up to class strength of 45 with the prior concurrence of chairman VMC. Beyond this, no admission on KVTC would be done in project school. However, Deputy Commissioner of the region is empowered to allow admission in the project nearest KV in extremely deserving cases. अब इन बता रहे हैं कि आपके पास KVTC है लेकिन जहां आप जाना चाहते हैं वहां सिविल या डिफेंस का कोई केवी नहीं है लेकिन प्रोजेक्ट सेक्टर का केवी है, तो वहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको जो विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी है उसका अप्रूवल लगेगा और 45 बच्चों तक ही ले सकते हैं। अगर एक क्लास में एक जो सेक्शन है उस सेक्शन में 45 से कम बच्चे हैं तभी आपका एडमिशन होगा। अगर मान लीजिए 45 हो गए हैं या 45 से ऊपर हो गए हैं तब आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये 5 महत्वपूर्ण रूल थे जिनको आपको समझना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ भी गए होंगे। अब इसके साथ साथ एक रूल और है जो कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं या जब फॉर्म आता है ऑफलाइन भरने का तब करते हैं, उसके लिए भी रूल है और उसका भी रूल हम देख लेते हैं। केवी टू केवी ट्रांसफ़र, क्लास स्ट्रेंथ, अथॉरिटी, डेट और रिमार्क। तो इसमें समझेंगे किस क्लास स्ट्रेंथ तक किसको अथॉरिटी है एडमिशन का और कब तक अथॉरिटी है, मतलब वो कब तक एडमिशन दे सकते हैं और उसके साथ क्या रूल है वो रिमार्क में बताया गया है। तो जैसे 40 बच्चे तक प्रिंसिपल एडमिशन दे सकते हैं, अप टू 30 जून तक एडमिशन देना है उनको। और रजिस्टर्ड एंड एलिजिबल कैंडिडेट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ वैकेंसी एक्सेप्ट क्लास 11। तो बोल रहे हैं कि अगर वैकेंसी खाली है 40 से कम, किसी में 40 से कम है, किसी भी सेक्शन में 40 बच्चे से कम हैं, तो प्रिंसिपल 30 जून तक एडमिशन दे सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वह रजिस्टर्ड होना चाहिए बच्चा और एलिजिबल भी होना चाहिए। जो नेक्स्ट रूल है वह है रजिस्टर्ड एंड एलिजिबल कैंडिडेट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ वैकेंसी ऑफ क्लास 11th ओनली। तो क्लास 11th के लिए क्या नियम है? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाई CBSE का रिजल्ट घोषित होने के 30 दिन के अंदर अगर वैकेंसी है तो उसके लिए भी प्रिंसिपल ही एलिजिबल हैं, प्रिंसिपल ही अथॉरिटी हैं एडमिशन देने के लिए। कब तक? अप टू क्लास स्ट्रेंथ 40, जब तक कि क्लास की स्ट्रेंथ 40 है तब तक प्रिंसिपल है। अब फिर नियम चेंज हो गया है, अब क्या बता रहे हैं? जो नेक्स्ट नियम है वह 45 की स्ट्रेंथ के लिए है। क्लास स्ट्रेंथ 45 तक के लिए
अथॉरिटी प्रिंसिपल हैं और टाइम जो है वह 30 नवंबर है। लेकिन इसमें कौन भर सकता है, कौन जा सकता है? 40 के बाद जो है स्पेशल प्रोविज़न हो जाता है। 40 तक तो कोई भी जा सकता है अगर खाली है तो। इसीलिए देखिए रिमार्क में लिखा हुआ है, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज पेरेंट of category 1 to 4 in civil and defense sector and category 1 to 5 in project and institute of higher learning who have been transferred during the current academic session. After the registration process is over, the admission will be granted on the first come first served basis immediately as and when parent approach for admission in the केंद्रीय विद्यालय। तो ये जो प्रोविज़न है 40 के ऊपर जो एडमिशन देने का नियम है वह जो सरकारी कर्मचारी हैं, यानी चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हों या फिर वो राज्य सरकार के कर्मचारी हों, उनके बच्चे अगर आते हैं तो 45 तक प्रिंसिपल उनको एडमिशन दे सकते हैं, 45 की क्लास 10 तक एडमिशन दे सकते हैं और यह 30 नवंबर तक उनको एडमिशन देना है, उसके बाद नहीं देना है। और कब देना है? जब उनके माता पिता का ट्रांसफ़र हुआ हो, ऐसे कंडीशन में देना है। अब 50 तक क्लास 10 50 तक के लिए क्या नियम है? इसके लिए भी अथॉरिटी प्रिंसिपल है और इसका भी टाइम 30 नवंबर ही है। लेकिन ये इसमें कौन जा सकता है? 50 तक कौन जा सकता है? डिफेंस पर्सनल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सनल हु हैव बीन ट्रांसफर रिटायर्ड ड्यूरिंग द करेंट एकेडमिक सेशन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज ओवर, द एडमिशन विल बी ग्रांटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस इमीडिएटली एज एंड व्हेन पेरेंट अप्रोच फॉर एडमिशन इन द विद्यालय। तो इसमें भी वही नियम है, लेकिन इसमें अब क्या किया गया है? केवल आर्मी वाले के जो फोर्स वाले हैं उनको ये सुविधा दी गई है कि अगर 45 बच्चे हो गए हैं उसके बाद भी कोई आर्मी वाला आता है, कोई पैरामिलिट्री वाला आता है, नेवी वाला आता है, एयरफोर्स वाला आता है और बच्चे के एडमिशन के लिए, तो उसका 50 तक एडमिशन होगा, मतलब 45 के ऊपर भी उसका एडमिशन होगा। तो केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफ़र के ये पूरे नियम थे। इन पूरे नियम को आप नोटिस में भी देख सकते हैं। अगर आप इन पूरे नियम को समझ गए होंगे तो आपको ट्रांसफ़र कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपके पास कोई रीज़न है तो ये पूरे नियम थे जो एडमिशन और ट्रांसफ़र को मिलाकर है। क्योंकि जब ट्रांसफ़र की बात होती है तो कोई रूल बताता है तो केवल ट्रांसफ़र का बताता है, लेकिन जो ये लास्ट वाला मैंने बताया जिसमें प्रिंसिपल अथॉरिटी है, ये भी ट्रांसफ़र का ही रूल है। एडमिशन इसमें बताया गया है लेकिन ट्रांसफ़र का ही रूल है। क्योंकि मान के चलिए जैसे आप अपने बच्चे का एडमिशन क्लास 3 में करा रहे हैं, क्लास 4 में करा रहे हैं, क्लास 5 में करा रहे हैं और वो पहले बच्चा केवी में पढ़ रहा था, तो उसका ट्रांसफ़र भी माना जाएगा क्योंकि वहाँ से वो ट्रांसफ़र होके आ रहा है और नए स्कूल में वह एडमिशन ले रहा है। तो ये नियम है जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।